नमस्कार। अब हम जनरल नॉलेज पे वापस आ जाते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइसोहाइट। आइसोहाइट आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानचित्र में वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? ये अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खान के बारे में बता रहे हैं और यह दक्षिण डकोटा में स्थित है। दक्षिण डकोटा में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है मगर पढ़ लेते हैं अपन। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनैन। मलेरिया होने पर कुनैन की गोलियां दी जाती है। ये सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जीव भूगोल के अंतर्गत। ये के जीव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीव भूगोल के अंतर्गत। क्वेश्चन बन सकता है जीव भूगोल के अंतर्गत किस तरह का अध्ययन किया जाता है? तो पशुओं और उनके निवास स्थान के संबंध में भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। 4 जुलाई दिया गया है इसमें। ठीक है, तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीक भाषा में। सबसे पहले ग्रीक भाषा में भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। मतलब ग्रीक लोगों ने सबसे पहले भारत को इंडिया का नाम दिया था। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जिप्सम सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में है? ये थोड़ा ट्रिकी है। देखो नाम क्या दिया गया? वेनेजुएला और ब्रैकेट में दिया गया दक्षिण अफ्रीका। तो ये शायद दक्षिण अफ्रीका में कोई जगह होगी, वेनेजुएला वहां पे है। ठीक है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति, यानी महंगाई। एक सरल भाषा में बोला है तो महंगाई कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। यानी भारत एक कृषि तुल्य देश है। मतलब अगर भारत में 70% लोग हैं वो आज भी कृषि की आय पर ही निर्भर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है और खेती पालन करके अपना जीवन निर्वाह करती है। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है, जो ये प्राइवेट बैंक रिजर्व बैंक से जो उधार लेते हैं उस दर को क्या कहते हैं? आप सबको पता है, आजकल बहुत प्रचलित है, रेपो रेट। रेपो रेट। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये 1990-91 में जब एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक वित्त मंत्री होते हुए कुछ बहुत अमूल परिवर्तन किए थे, जिसके कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है। इसलिए इनको आज भी याद किया जाता है।
हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध है। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेशम नियम, ठीक है। तो ग्रेशम नियम का संबंध है मुद्रा के संचालन से। मुद्रा के संचालन को ग्रेशम नियम के अंतर्गत लिया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? बहुत ही सिंपल है, रिजर्व बैंक के पास होता है। आज के वीडियो सरल और सिंपल बनाए गए हैं। इनमें ज़्यादा ना तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, ना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन लिए गए हैं। बस आपको एक बार पढ़ लेना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, नहीं तो क्या है कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए, इसके विषय में बनाए गए हैं। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर है जनरल नॉलेज को लेकर। आज हम ई लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, या फिर अगर आपको सरल भाषा में बोलूँ तो स्किल इंडिया पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। हम स्किल इंडिया के बारे में बात करते हुए आपको थोड़ा सरल समझा देते हैं कि आज के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी को सर्वा माना जा रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण हम बिना किसी असुविधा के लेन देन कर पा रहे हैं, और मतलब अपने गांव, अपने शहर में बैठकर विदेशों से होने वाली पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म हासिल हो रहा है या जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसी को स्किल इंडिया या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या कुछ भी कह सकते हैं, या अगर डिजिटल युग कह सकते हैं आप। हम आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कुछ उनके पाठ्यक्रम हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम प्रथम मुक्त विद्यालय, इसके बारे में बात करेंगे। यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, युवाओं को सुलभ और किफ़ायती शिक्षा प्रदान करना है। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार के पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करते हैं जो व्यक्तियों को नए कौशल हासिल करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन क्या कर रहा है, जैसे आपको अपग्रेड का एक ऐड मिलता है, या ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ऐड मिलता है, वैसे भी ये भी एक फाउंडेशन है जो बच्चों को, खासकर ग्रामीण बच्चों को स्किल प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाती हैं और उनके बारे में जानकारी प्रदान करके उनको आगे भविष्य में जाकर रोजगार प्रदान करने के लिए व्यवस्था प्रदान करती है। NIIT फाउंडेशन, ये तो बहुत है, नेट के नाम से हम जानते हैं, बहुत पुराना है। कंप्यूटर एजुकेशन के मामले में ये काम करते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। केंद्रित है ये IIT स्वास्थ्य सेवा, रिटेल जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो व्यक्तियों को रोजगार बाजार सफल होने। नेट के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, नेट के बारे में सब कोई जानते हैं। इसीलिए स्किल इंडिया एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, वे ग्रामीण समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने के लिए विभिन्न ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना। स्किल इंडिया नाम से ही आप समझ रहे हैं कौशल का मतलब ये है कि जैसे बढ़ई का काम सीखना, जैसे कंप्यूटर का काम सीखना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम सीखना, जैसे सोने के आभूषण बनाने के लिए काम सीखा जाता है। जैसे हर तरह का मतलब कौशल, किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी काम को परिपूर्ण करने के लिए जो जानकारी हासिल की जाती है उसको स्किल इंडिया कहते हैं। और स्किल इंडिया के तहत हर क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण इलाकों में ये व्यवस्था करवाई जा रही है कि ग्रामीण बच्चों को अच्छे से अच्छा स्किल प्रदान किया जाए और उनको उनके अनुसार जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनको शिक्षाएं दी जाए, जिसके कारण वो अपने ही क्षेत्र के आसपास में अपना अच्छा से अच्छा कौशल इस्तेमाल करके अपना आजीविका पूर्ण कर सकें और अच्छा विकास कर सकें। स्किल इंडिया के बाद हम बात करेंगे NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग।
दरअसल इंजीनियरिंग और साइंस के कोर्स कंटेंट तैयार करने के लिए भारत के 7 प्रमुख इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की, कानपुर और खड़गपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक शानदार पहल है जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। भारत के 5 प्रमुख आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास और आईआईएस के प्रत्येक कोर्स के लिए कम से कम 40 घंटे के कोर्स कंटेंट को तैयार करने के लिहाज से 100 प्रमुख कोर्सेज के लिए वेब बेस्ड कंटेंट और वीडियोस तैयार किए हैं। यहाँ कोर्स पूरा करने के बाद आप ऑप्शनल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। कुल मिला के आईआईटी कुछ विद्वानों ने एक अच्छे से अच्छा 100 तरह के कोर्स बनाए हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आप एग्ज़ाम देकर उसके डिप्लोमा भी हासिल कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको पता है कि जब डिग्री या डिप्लोमा मिल जाता है तो उसमें आप जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आईआईटी वगैरह के विद्वानों ने कुछ कोर्स बनाए होंगे तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। मैं आपको एक बार फिर नाम बता देता हूँ, नेशनल प्रोग्राम ऑनलाइन ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। स्वयं पोर्टल इसके बाद की बात कर रहा हूँ। सरकार द्वारा फरवरी 2017 को संसद में ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल स्वयं की घोषणा की थी। यह देश में ही आईआईटी प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किया गया पोर्टल देश के 9वीं क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज मुहैया कराता। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ऑनलाइन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से स्टूडेंट को मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज करवाने के लिए तैयार किया जाता है। स्वयं पोर्टल है, ये 9वीं से लगाकर कहाँ तक, 9वीं से लगाकर कक्षा 9वीं से लगाकर ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज प्रदान करते हैं। बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है और दिए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि आप उनका उपयोग करके अच्छे से अच्छा अपना विकास कर सकें। बाकी इस वीडियो को बनाने में कुछ ज़्यादा मतलब के ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, ये तो सिर्फ जानकारी है। मैं इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद बात कर रहे हैं डिजिटल साक्षरता अभियान। इसको छोटा सा नाम दिया गया दिशा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और उन्हें डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना। दिशा के माध्यम से व्यक्ति अपनी डिजिटल साक्षरता दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। अब दिशा के नाम से एक डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया है। डिजिटल साक्षरता अभियान मतलब यही है, कंप्यूटर और मोबाइल में आने आपको अच्छे से अच्छी तरह से साक्षर बनाया जाए, ताकि आप इनका उपयोग करके, जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, यानी ये वीडियो बनाकर अपना हम आप तक पहुंच रहे हैं, आप हम तक पहुंच रहे हैं, इसी तरह से बच्चों को और से अधिक साक्षर किया जाए, जिसके कारण वो डिजिटल होकर देश और दुनिया से जुड़ सकें और अपनी कौशल के अनुसार अपना काम कर सकें। ई विद्या लोक एक गैर लाभकारी संगठन है जो ग्रामीण बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। वे स्वयंसेवी शिक्षक को लाइव ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों से जोड़ते हैं, जिससे सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको एक आइडिया हो कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और सरकार का भी एक उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं जिनको अपना गांव छोड़कर, अपना छोटा वाला शहर छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आकर ट्यूशन्स क्लासेस लेने पड़ते हैं, या जिनकी भागदौड़ में वो शामिल हो जाते हैं और उनको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उस स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ताकि आप अपने ही गांव में या शहर में रहकर अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, एक कुशल व्यक्ति बन सकें और अपना खुद का व्यापार, व्यवसाय या काम शुरू कर सकें। इसीलिए ये सारे जितने भी हमने नाम बताए हैं ये सब कुछ है। आपको सिर्फ एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए इनके बारे में। अगर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी हो जाएगी। धन्यवाद।